हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू दी अनदर क्लास ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स 2। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस के बारे में। लास्ट क्लास में हमने रेशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स देखा था और रेशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक क्या है उसको समझने की कोशिश करी थी, राइट। उसके आगे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस। तो क्या है ये सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस, इसको हम देख के समझने की कोशिश करेंगे। द जुडिशियस है ना, जुडिशियस मतलब क्या होता है कि सही तरीके से यूज करना है ना, सूझबूझ समझ के साथ यूज करना, उसको हम बोलते हैं जुडिशियस यूज। जुडिशियस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड अदर मेडिकेशन है ना, और कुछ मेडिकेशन हो सकती है, एडजुवेंट मेडिकेशन हो सकती है या फिर और कोई मेडिकेशन हो सकती है बिफोर, ड्यूरिंग और शॉर्टली आफ्टर सर्जरी। सर्जरी करने से पहले या सर्जरी के दौरान पे अगर लंबी सर्जरी है, या फिर पोस्ट सर्जरी अगर जरूरत पड़े तो सर्जरी होने के बाद भी, जिसको हम प्री ऑपरेटिव, ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव बोलते हैं। सर्जरी करने से पहले, ड्यूरिंग सर्जरी और सर्जरी के बाद भी अगर हम कोई ड्रग है ना, बेसिकली एंटीबायोटिक्स, अगर हम यहाँ पे इन्फेक्शियस डिजीज की बात कर रहे हैं और लास्ट में भी हमने एंटीबायोटिक्स की बात करी थी, तो हम यहाँ पे अभी एंटीबायोटिक्स को मेन पकड़ के चलेंगे। अगर हम प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट फेज में एंटीबायोटिक्स का सही तरीके से यूज कर रहे हैं, जुडिशियस मतलब होता है सही तरीके से यूज कर रहे हैं, ताकि इसकी वजह से जो सर्जिकल साइट इंफेक्शन है, मतलब जो जहां पे सर्जरी करी गई है वहां पे इन्फेक्शन ना हो और सिस्टमिक इन्फेक्शन भी ना हो, और आदमी को जो ओवरऑल एक सिस्टमिक इन्फेक्शन देता है वो इन्फेक्शन ना हो। हम इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के ऑब्जेक्टिव के साथ में अगर कोई भी एंटीबायोटिक्स यूज कर रहे हैं बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर सर्जरी, और सही तरीके से, कॉशस तरीके से है ना, रेशनलाइज तरीके से है ना, वैलिड तरीके से अगर हम कोई भी एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस। मतलब सर्जरी के टाइम पे हमको इन्फेक्शन ना हो उसके लिए हम प्रोफाइलेक्सिस ले रहे हैं। प्रोफाइलेक्सिस का मतलब होता है सावधानी जैसा, राइट। तो इसको हम बोलते हैं सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस। होप ये आपको आराम से इसका डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखेंगे, जैसे हमने रेशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक देखे थे, ऐसे ही यहाँ पे सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस के क्या क्या प्रिंसिपल है, मतलब हमको WHO क्या बताता है कि सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। एंटीबायोटिक्स आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर ऑल सर्जरीज, है ना, सारे सर्जरी में एंटीबायोटिक यूज करना है ऐसा नहीं है। हमको देखना है, अगर कोई बहुत छोटी सर्जरी भी रहती है, बहुत क्लीन सर्जरी रहती है, कोई भी कॉन्टामिनेशन नहीं, कोई भी रिस्क ही नहीं होता है, तो ऐसे में हमको एंटीबायोटिक्स देने की जरूरत नहीं है ना। जैसे वेसेक्टोमी हो गया, बहुत सिंपल सर्जरी रहता है, कोई भी एंटीबायोटिक्स ऐसा देने की जरूरत नहीं है। और कहीं पे अगर इन्फेक्शन होने के चांस है तो ऐसे ही सर्जरी में हमको एंटीबायोटिक्स प्रीफर करना चाहिए। होप आपको समझ में आ गया होगा। एंटीबायोटिक्स आर रिक्वायर्ड इन क्लीन कॉन्टामिनेटेड सर्जरी। क्लीन कंटामिनेशन का मतलब होता है कि हम सर्जरी तो सही तरीके से कर रहे हैं मगर जो एरिया रहता है वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, इसको हम बोलते हैं क्लीन कॉन्टामिनेटेड सर्जरी। जैसे हो गया गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी, क्योंकि हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ऑलरेडी जो है बैक्टीरिया रहते हैं, वो एज अ नॉर्मल फ्लोरा काम कर रहे होते हैं, मगर हम GIT में कुछ भी ऑपरेट करेंगे उसकी मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाएगी, तो वो जो बैक्टीरिया है वो एज अ जो है पैथोजेनिक बैक्टीरिया काम कर सकता है। इट इज ऑल्सो इंडिकेटेड इन द कॉन्टामिनेटेड सर्जरी। कॉन्टामिनेटेड मतलब जहां पे है ना क्लीन सर्जरी नहीं है, इन्फेक्शन होने का खतरा है, उसको हम बोलते हैं कॉन्टामिनेटेड सर्जरी। ऐसे ही प्रोस्थेटिक इम्प्लांट्स, मतलब हम एडिशनल कुछ चीजें बॉडी में डाल रहे हैं, है ना, चाहे वो फ्रैक्चर के केस में मेटल इम्प्लांट्स हो, है ना, फ्रेम इम्प्लांट्स हो या फिर डेंटल इम्प्लांट्स हो, कुछ भी ऐसे जो इम्प्लांट सर्जरी कर रहे हैं, प्रोस्थेटिक इम्प्लांट सर्जरी कर रहे हैं, ऐसे सर्जरी में हमको एंटीबायोटिक जरूरत होती है। एंड सर्जरी अमंग हाई रिस्क पेशेंट, है ना, अगर किसी पेशेंट पे इन्फेक्शन होने के रिस्क हाई है, जैसे किसी का इम्यूनोसप्रेशन है, HIV एड्स है, डायबिटीज है, तो ये पॉपुलेशन को हम क्या बोलते हैं, इनकी इम्यूनिटी जो है ऑलरेडी कंप्रोमाइज होती है और आदमी को इन्फेक्शन होने का रिस्क हाई होता है। तो ऐसे लोगों में अगर हम कोई भी सर्जिकल प्रोसेस करें तो वहां पे एंटीबायोटिक देना जरूरी हो जाता है। तो जो क्लीन सर्जरी है वहां पे नहीं देना है, क्लीन और कंटामिनेटेड एरिया में है ना, अगर वो डायरेक्टली कंटामिनेटेड सर्जरी है और कोई प्रोस्थेटिक इम्प्लांट्स है या फिर सर्जरी कोई हाई रिस्क पॉपुलेशन पे है तो वहां पे हमको एंटीबायोटिक्स यूज करने चाहिए। तो ये इसका दूसरा प्रिंसिपल हो गया। हम तीसरा प्रिंसिपल में देखेंगे, द एंटीबायोटिक फॉर सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस मस्ट बी सेंसिटिव, है ना, जो एंटीबायोटिक्स अभी ट्रेंड में रेसिस्टेंस दिखा रहा है ऐसे एंटीबायोटिक्स को नहीं यूज करना चाहिए। जनरली हम जो सेंसिटिव एंटीबायोटिक्स रहते हैं उसको हम यूज करते हैं, है ना, जिसकी पेनिट्रेशन बहुत हाई हो, जो जो ड्रग है वो ड्रग है ना आराम से जो है सर्जिकल साइट पे पहुंचे, सिस्टमिक सर्कुलेशन में उसकी बायोअवेलेबिलिटी अच्छी रहे, ऐसी ड्रग को हमको सिलेक्ट करना है। और ये ड्रग जो है इफेक्टिव तो होनी चाहिए और रीजनेबल इन दी कॉस्ट, और ये पेशेंट के बजट में भी होनी चाहिए। तो ये कुछ क्राइटेरिया है एंटीबायोटिक सिलेक्शन करने के फॉर सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस। ऐसे ही
नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आर आइडियली प्रीफर्ड, है ना। हम बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं देंगे क्योंकि वो ओवरऑल जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन देते हैं, फंगल इन्फेक्शन देते हैं, उनकी ग्रोथ को बढ़ावा दे सकते हैं। ऐसे को हम प्रिवेंट करने के लिए हम नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। जो कॉमनली यूज्ड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है वो है सेफाजोलिन, जो सेकेंड जनरेशन सेफालोस्पोरिन है, जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस स्पीसीज को आराम से कवर करता है और सेंसिटिव भी है और बहुत लॉन्ग हाफ लाइफ भी, मतलब लंबे समय तक, है ना। हम बीडी डोज में एक बार हमने ड्रग दे दिया तो 10-12 घंटे तक इसका अच्छा काम रहता है और इसका अच्छा टॉलरेबिलिटी भी है, एडीआर भी कम है और जो इसके रिलेटेड टॉक्सिसिटी है वो भी कम है। तो ऐसे ड्रग को हमको सिलेक्ट करना चाहिए। ये एक एग्जांपल हो गया यहाँ पे। देन द टाइमिंग ऑफ एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। कौन से टाइम पे हमको एंटीबायोटिक देना है ये भी बहुत जरूरी है। आइडियली इट शुड बी गिवन प्रायर टू 30 to 60 मिनट्स, है ना। आधा से 1 घंटा आगे ही हमको, जहां पे हम पहला सर्जरी का कट लगाते हैं उससे आधे से 1 घंटे पहले हमको एंटीबायोटिक देना चाहिए, जिसके जो हमको इंश्योर करता है कि ये जो ड्रग है ये सही मात्रा में हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में और साइट ऑफ सर्जरी में अवेलेबल है और वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो है कंटामिनेशन या इन्फेक्शन होने का चांसेस कम रहता है। सम एंटीबायोटिक्स लाइक वैंकोमाइसिन, कुछ एंटीबायोटिक्स है जैसे वैंकोमाइसिन कैन बी एडमिनिस्टर्ड बिफोर 1 to 2 आवर, है ना, जिसको सर्जिकल साइट पहुंचने में और बायो अवेलेबिलिटी कवर करने में थोड़ा टाइम लग सकता है ना। अगर हम आईवी दे रहे हैं तो इतना कुछ दिक्कत नहीं है, अगर हम उसको ओरल फॉर्म पे दे रहे हैं तो वहां पे दिक्कत हो सकती है। हाउएवर हम जो ये सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस के लिए जो एंटीबायोटिक्स देते हैं वो जनरली आईवी फॉर्म में ही देते हैं। ओरल के लिए हम इतना वेट नहीं करते ताकि उसका जो बायो अवेलेबिलिटी है वो 100% रहे। तो हम ओरल एंटीबायोटिक्स को यहाँ पे यूजुअली प्रीफर करते हैं। कहीं कहीं पे हम ओरल में भी कर सकते हैं, है ना। तो कभी कभी क्या होता है ना कि किसी के ड्रग्स का जो है पेनेट्रेशन कम हो सकता है टिश्यू में, तो इसको हम थोड़ा आगे देंगे, जैसे हमने वैंकोमाइसिन का एग्जांपल लिया। एंड टेक मोर टाइम टू अचीव द डिजायर्ड कंसेंट्रेशन, राइट। तो इसके हिसाब से हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यूजुअली जो ड्रग्स रहते हैं उसको हम आधे से 1 घंटे पहले देते हैं, पहला इंसिजन या फिर पहला सर्जरी का कट लगाने से पहले। फिर जो हमारा नया प्रिंसिपल है वो क्या बोल रहा है कि एंटीबायोटिक मस्ट बी यूज्ड इन द स्टैंडर्ड थेरेपेटिक डोजेज, है ना। हर एंटीबायोटिक का एक स्टैंडर्ड डोज है तो उसके हिसाब से हमको उसको यूज करना चाहिए। हाउएवर रिपीटेड डोज कैन बी एडमिनिस्टर्ड इन केस ऑफ लॉन्ग सर्जरी। अगर कोई लॉन्ग सर्जरी होती है 3-4 घंटे, कहीं कहीं तो है ना 8-10 घंटे की सर्जरी भी चलती है, तो ऐसे सिचुएशन पे हमको मल्टीपल रिपीटेड डोजेज भी देने पड़ सकते हैं, है ना। या फिर अगर आदमी के बॉडी से 1-1.5 लीटर से ज्यादा ब्लड जा रहा है तो ऐसे केसेस में भी हमको एंटीबायोटिक का कवरेज जो है वो बढ़ाना पड़ता है। देन सिंगल डोज ऑफ एंटीबायोटिक और यूज टिल 24 आवर इज रिकमेंडेड, है ना। जनरली हम एक डोज ऑफ एंटीबायोटिक देते हैं या फिर उसको हम 24 घंटे में रिपीट भी कर सकते हैं। प्रोलॉन्ग्ड एंटीबायोटिक हैज नॉट शोन मच बेनिफिट इन दी एविडेंसेस, है ना। अगर हम रिपीटेड तरीके से बार बार फालतू में एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं तो उसका इतना कोई हमको इफेक्ट देखने को नहीं मिला है रिसर्च से, तो सिंगल डोज भी उतना ही इफेक्टिव रहता है। देन एंटीबायोटिक मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड वाया आईवी रूट टू इंश्योर द रैपिड एंड एडिक्वेट ड्रग लेवल्स, है ना। जहां पे पॉसिबल है वहां पे हम आईवी ही प्रीफर करते हैं। कुछ एक्सेप्शन है जहां पे हम ओरल रूट्स में जा सकते हैं, मगर जो मेजोरिटी केसेस में है हम आईवी एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं ताकि अब्जॉर्प्शन का इश्यू ना रहे और बायोअवेलेबिलिटी 100% अचीव हो और हमको अच्छा कवरेज उसका देखने को मिले। फिर आता है क्लीन वुंड एंड सर्जिकल वुंड हैव लेस देन 5% चांस ऑफ इन्फेक्शन। अगर कोई क्लीन वुंड है और सर्जिकल कोई प्लांट सर्जरी कर रहे हैं तो वहां पे इन्फेक्शन होने के चांसेस लेस देन 5% है। तो यहाँ पे जैसे स्मॉल मासेस को हम निकाल रहे हैं, कोई वाट रहते हैं, उसकी जो माइनर सर्जरी करते हैं वहां पे इन्फेक्शन के चांसेस एकदम कम रहते हैं। तो यहाँ पे हम एंटीबायोटिक्स को अवॉइड कर सकते हैं या फिर टॉपिकल एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं। ऐसे ही जो क्लीन कॉन्टामिनेटेड वुंड्स रहते हैं, मतलब क्लीन सर्जरी तो हम क्लीन कर रहे हैं मगर साइट जो है वो कॉन्टामिनेटेड हो सकते हैं, जैसे हमने जीआई का एग्जांपल लिया था, वहां पे जो है 5 से 10% का चांसेस रहता है इन्फेक्शन होने का, हाई चांसेस रहता है। तो ऐसे में हमको एंटीबायोटिक्स देना जरूरी है। ऐसे ही अगर कॉन्टामिनेटेड वुंड्स है जहां पे स्पिलेज है, ट्रॉमा है ना, सिक्रीशंस आए हैं, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में लेसरेशंस हुए, वैसे जगह पे अगर हम सर्जरी करें तो वहां पे रिस्क और ज्यादा बढ़ जाता है, 10 से 20% तक पहुंच जाता है। और यहाँ पे एंटीबायोटिक एकदम चाहिए ही चाहिए, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। अब वो मैंडेटरी हो जाता है, ऑप्शनल नहीं रहता है। ऐसे ही डर्टी वुंड्स है ना, जो डर्टी वुंड्स रहते हैं डायरेक्टली जो कॉन्टामिनेट हो जाते हैं, ओपन वुंड्स रहते हैं कॉन्टामिनेटेड हो जाते हैं, या फिर क्लोज वुंड भी कॉन्टामिनेटेड हो जाते हैं हमारे बॉडी के डिफरेंट सिक्रीशंस और फ्लूइड के साथ में। तो ऐसे वुंड्स में एंटीबायोटिक चाहिए ही चाहिए। इसके साथ साथ में हमको बाकी और मेडिकेशंस की भी जरूरत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो
इन्फेक्शन होने का रिस्क है वो 20% से भी ऊपर चले जाता है। तो जो कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हम उसको देखेंगे साइट के हिसाब से। जैसे स्किन में रहता है तो जो कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो स्किन पे इन्फेक्शन करा सकता है वो है स्टेफाइलोकोकस स्पीसीज जो रहते हैं वो स्किन इन्फेक्शन मेजोरली कॉज करते हैं। ये नॉट ऑलवेज ट्रू बट एक मोटा मोटी तरीके में इन जनरल ऐसा देखने को मिलता है। जीआई ट्रैक्ट के इन्फेक्शन रहते हैं तो जनरली ग्राम नेगेटिव बेसिलाइज रहते हैं या फिर एनारोबिक रह सकते हैं, बैक्टीरिया रह सकते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि हमारे पास ग्राम पॉजिटिव, नेगेटिव और एनारोबिक स्पीसीज है। ऐसे ही रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है तो स्ट्रेप्टोकोकाई जो स्पीसीज है वो बहुत कॉमन है। ऐसे ही एंटीबायोटिक ऑक्टिवेशन डिपेंड ऑन दी एज है ना, आदमी का एज कितना है, उसमें उसके बॉडी में कितना फैट है, बीएमआई कितना है, उसका इम्यून कंडीशन कैसा है, उसको डायबिटीज है कि नहीं है ना, उसकी सर्जरी की कितनी ड्यूरेशन है, ब्लड लॉस कितना हुआ है, साइट कौन सा है, कौन से टेक्निक की सर्जरी है, लेपारोस्कोपिक सर्जरी है या ओपन वुंड सर्जरी कैसा है, उसके डिपेंड में उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि कौन सा एंटीबायोटिक देना है, कितने डोज में देना है और कितने ड्यूरेशन के लिए देना है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो सर्जरी करते टाइम पे जो है सर्जन लोग इसको डिसाइड करते हैं और उसके हिसाब से एंटीबायोटिक्स को जो है प्रिस्क्राइब करते हैं और एंटीबायोटिक्स को बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। तो ये हमको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हम यहाँ पे देखेंगे कि सम कॉमन एग्जांपल ऑफ प्रोसीजर स्पेसिफिक प्रोफाइलेक्सिस। ये कुछ कॉमन है, नॉट ऑलवेज ट्रू। यूजुअली डॉक्टर जैसे जीआईटी सर्जरी करते तो वहां पे सेफाजोलिन जो नैरो स्पेक्ट्रम सेकेंड जनरेशन सेफालोस्पोरिन अच्छा काम है जीआईटी में। और हमने बोला था कि एनारोबिक बैक्टीरिया भी रहते हैं तो उसको कवर करने के लिए मेट्रोनिडाजोल दे सकते हैं। तो सेफाजोलिन और मेट्रोनिडाजोल का कॉम्बिनेशन मिलता है। ऑर्थोपेडिक सर्जरी हो रही है, कहीं पे बोन रिलेटेड सर्जरी हो रही है तो वहां पे हम सेफाजोलिन यूज करते हैं। ये मैंने फिर से यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, ये ऑलवेज नॉट ट्रू बट हाँ मेजोरिटी इंसिडेंसेस में यही दिए जाते हैं। कार्डियक सर्जरी हो रहा है तो वहां पे भी सेफाजोलिन दिया जाता है। गायनेकोलॉजिकल सर्जरी है तो वहां पे सेफालोस्पोरिन है ना, बेसिकली थर्ड जनरेशन सेफालोस्पोरिन जैसे सिफोटेक्सिम, सेफ्ट्रिएक्सोन ऐसे यूज किए जाते हैं। अगर डेंटल सर्जरी है कहीं पे है ना, कहीं किसी के टूथ एक्सट्रैक्शन करने हैं, आरसीटी करना है या फिर कोई और डेंटल प्रोसीजर्स करना है तो वहां पे हम लोग एमोक्सिसिलिन और क्लेबुलिनिक एसिड को प्रिफर कर सकते हैं। ये एक जनरल आइडिया है, नॉट ऑलवेज ट्रू। अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स की कहाँ पे कौन सा एंटीबायोटिक यूज करना चाहिए, राइट। और कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट है, पुअर और इम्प्रॉपर प्रोफाइलेक्सिस में लीड टू द एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। अगर हम प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक भी सही तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं तो वो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस को बढ़ावा दे सकती है, एलर्जिक रिएक्शंस करा सकते हैं जिसको हम एनाफाइलेक्सिस बोलते हैं, और ओवरऑल जो हेल्थ केयर कॉस्ट है उसको भी बढ़ा सकते हैं, राइट। और कुछ सीवियर इन्फेक्शन हो सकती है अगर हम उसको सही तरीके से नहीं कवरेज कर रहे, जैसे क्लोस्ट्रीडियस डिफिसिले हो गया, ये एक सीवियर इन्फेक्शन है, राइट, फ्रॉम दी एनारोबिक बैक्टीरिया, राइट, जो डीप वुंड्स में जाके जो है ग्रो करता है, राइट, और इसको ट्रीट करना कंपैरेटिवली टफ भी रहता है, इसलिए हम उसको सीवियर इन्फेक्शन की कैटेगरी में रखते हैं। ऐसे ही नाउ वी बीइंग अ फार्मडी स्टूडेंट्स, तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट शुड इंश्योर द प्रॉपर एंटीबायोटिक सिलेक्शन, रेशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक एंड प्रिवेंशन ऑफ इट मिसयूज, है ना। पहले तो सही एंटीबायोटिक सिलेक्ट करना चाहिए, फिर उसका रेशनल यूज, है ना, मतलब सही इंडिकेशन होनी चाहिए, सही रूट होना चाहिए, सही डोज होना चाहिए, सही रेजिमेन होना चाहिए और सही रूट होना चाहिए। ये जो अगर हम उसको रेशनलाइज एंटीबायोटिक करेंगे और उसका जो मिसयूज प्रिवेंशन करेंगे तो हमको बेस्ट रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस इज अ क्रिटिकल क्लिनिकल स्ट्रेटेजी, है ना, ये एक प्लान है सर्जरी करने से पहले इन द रिसेंट मेडिसिन, सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन, है, जो ऑपरेशन हो जाए उसके बाद में जो इन्फेक्शन होने का रिस्क है वो उसको कम करने का एक सटीक स्ट्रेटेजी है, और जो इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन द रेशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक। तो यहाँ पे आते आते हमको सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस के प्रिंसिपल पढ़ते पढ़ते अब हमको ये तो समझ में आ गया है कि एंटीबायोटिक्स को अगर हम सही तरीके से यूज करेंगे प्री सर्जरी टाइम, ड्यूरिंग सर्जरी टाइम और पोस्ट सर्जरी टाइम, तो हम जो इन्फेक्शन होने का इंसिडेंस है, जो चांस है, उसको हम सिग्निफिकेंटली कम कर सकते हैं, और जो सर्जरी के बाद में एक जो हीलिंग पीरियड रहता है वो हीलिंग पीरियड अचीव कर सकते हैं। ये हमको यहाँ तक समझ में आ गया। होप ये जो सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस का क्लास है ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा, आपको समझ में आया, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप आके पूछ सकते हो। हैविंग सेड दैट, थैंक यू फॉर लिसनिंग टुडेज क्लास, राइट। सी यू इन दी अनदर क्लास विद एन अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक।